Hello, my dear students. Welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. अभी हम लोग जो है सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया की सेकंड क्लास डिस्कस करेंगे। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है क्लास 1 भी देख सकते हैं। इसके जो पीडीएफ है वो हमारी वेबसाइट हिंदुस्तान नॉलेज पर आपको दोनों क्लासेस के मिल जाएंगे। इन दोनों क्लासेस में जो भी मैंने टॉपिक्स आपको कवर करवाए हैं, इन्हीं टॉपिक्स में से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ्स रहती हैं उनमें हम सारे टॉपिक्स को एकदम आसान भाषा में आप सभी को समझाते हैं। जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि भारत में जो आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण है उसने भारत के समाज को कैसे प्रभावित किया है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्थिक उदारीकरण या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बच्चों होता क्या है। आर्थिक उदारीकरण एक प्रकार की बच्चों प्रक्रिया है। आप सभी देखेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे पास हम लोग बहुत ही गरीब भी थे। तो उस टाइम पर हमने क्या रखा कि जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज़ होती हैं, वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ के लिए जो अपने गेट हैं, इंडिया के जो द्वार हैं वो बंद रखे थे। यानी कि ना तो कोई एमएनसी इंडिया में आती थी, ना ही इतना ज़्यादा हम उनका इंपोर्ट करते थे, फॉरेन गुड्स वगैरह इतना इंपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा जो इंडियन गुड्स हैं वो ही मार्केट में बिकें और भारत जो है आत्मनिर्भर बने। ये हमारे गोल था। लेकिन जब 1991 आया तो उस टाइम पर आ गई एलपीजी पॉलिसीज़, जिनके तहत हमने लिबरलाइजेशन कर दिया और उसके बाद जो है बाहर की जो एमएनसीज कंपनी है वो इंडिया में आने लग गई और इंडिया के जो लोग हैं वो फॉरेन में जाकर काम भी करने लग गए। तो यही है लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो वर्ल्ड की अलग अलग जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो आपस में इंटीग्रेट हो जाती हैं। तो आर्थिक उदारीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा सरकार व्यापार, उद्योग और निवेश से जुड़े कड़े नियमों को ढीला कर देती है। अब हम क्या देखते हैं कि जो पहले बहुत ज़्यादा कड़े नियम थे वो नियम कैसे हो गए, ढीले पड़ गए। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट लूजन्स स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रिलेटेड टू ट्रेड, इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर सिर्फ आपको आसान भाषा में इस कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट बस यही कहता है कि सरकार जो भी नियम होते हैं उन्हें ढीला कर देती है। और भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जो है स्टेप्स लिए थे 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, चेंज किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में जो है विदेशी निवेश आ सके, इस चीज़ को सरकार ने बढ़ावा दिया। सरकारी नियंत्रण को कम किया और बाजार को खोल दिया। बाजार को खोलने के लिए कड़े कदम उठाए गए। इसका उद्देश्य था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अब आधुनिक बनने के लिए तैयार है और अब हम जो है प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। पहले हमने 1991 से पहले ऐसा इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमारी सरकार को डर था कि कहीं हम लोग जो है प्रतिस्पर्धा में फंस ना जाए, कंपटीशन में फंस कर जो है हमारी इकोनॉमी पीछे ना हो जाए। और वहीं जो वैश्वीकरण है इसका मतलब होता है कि जो देश होते हैं उनके बीच व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और उनके तकनीकी विकास में बढ़ोतरी होती है। और वैश्वीकरण ने दुनिया भर के बाजारों को एक दूसरे से जोड़ा और उत्पादों, सेवाओं और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ा दिया। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव से भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी और विदेशी कंपनियां भारत आने लग गई। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब बस यही है, किस किस चीज़ में देखो बच्चों, व्यापार में, ट्रेड में हो जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में बढ़ जाती है, कल्चरल एक्सचेंजेस हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो जाता है। तो यही क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, यही ग्लोबलाइजेशन है। इसमें हम देखते हैं गुड्स का एक्सचेंज, सर्विसेज का एक्सचेंज और आइडियाज़ का एक्सचेंज आज आप देखते हो कि कितना ज़्यादा बढ़ गया है। अब आप लोग किसी भी फॉरेन गुड को इंडिया में आराम से खरीद सकते हैं। अब इसके भारतीय समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे बच्चों, तो पहली चीज़, इससे रोजगार के अवसर, नए नए जो एमएनसीज अगर इंडिया में आएंगी तो विदेशी जो कंपनी आती हैं आईटी वगैरह में, लोग जो हैं, युवा जो हैं, उन्हें क्या मिलने लग गया, रोजगार मिलने लग गया। ठीक है, फिर रोजगार मिलने लगा तो लोग जो है क्या करने लगे बच्चों, माइग्रेट भी करने लग गए। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आई, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर आकर अपनी इंडस्ट्रीज को लगाया है और नई नई जॉब्स जो हैं जनरेट करी हैं। और इसकी वजह से समाज में हमें देखने के लिए मिलती है इनइक्वालिटी, क्योंकि जिन लोगों के पास जिन लोगों को शिक्षा मिली वो लोगों को ऊंची ऊंची नौकरियां मिल गई और वहीं जो लोग हैं, कुछ लोग जो हैं छोटी नौकरियों में फंस कर रह गए और अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो बढ़ गया। फिर हमें इसके सांस्कृतिक प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। तो वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति पर भी असर डाला। जैसे कि अब हम क्या देखते हैं कि जो लोग हैं वो वेस्टर्नाइज कितना हो गए हैं, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को कितना अपना लिया, उनका फूड खाते हैं,
उनके जैसा एंटरटेनमेंट करते हैं, कोई कोरियन कल्चर को प्रमोट कर रहा है, कोई जापानीज़ कल्चर को प्रमोट कर रहा है। तो हम देखते हैं कि इंडियन जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसको अब यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। वेस्टर्न कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वह हमारे कपड़ों में, हमारे खाने में, हर चीज़ में हमें देखने के लिए मिलता है। और इसकी वजह से एक इम्बैलेंस हुआ, जो शहर हैं उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलती है और वहीं जो विलेजेस हैं वहाँ पर इतना डेवलपमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिलता। ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पर कम विकास और वृद्धि हुई और आधारभूत सुविधाएं भी गाँव में नहीं है, असंतुलन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन करना है। अब बच्चों, आपका अगला जो क्वेश्चन है वो बताना है रिलीजन का। अब आपको पता होगा कि हमने सोसाइटी में कास्ट जो है वो टॉपिक पहले ही कवर कर लिया। अब सोसाइटी में अगर रिलीजन से क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या आंसर लिखना है वो देखेंगे कि क्या आपको बताना है इसके अंदर। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि जो धर्म होता है वह समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। वो केवल व्यक्तिगत आस्था ही नहीं, विश्वास से नहीं जुड़ा होता, बल्कि समाज की सांस्कृतिक, राजनीतिक, नैतिक जो ढांचा है पूरा का पूरा समाज का, उसको प्रभावित करता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है बच्चों, जो धर्म होता है वो कहीं ना कहीं लोगों में यूनिटी, लोगों के अंदर एकता लाने में हेल्प करता है। जैसे कि जो लोग हैं एक साथ रहते हैं और आपस में एक दूसरे के धर्मों का लोग सम्मान करते हैं। दिवाली हो गया, ईद हो गया, इन सबको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एक समाज के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ब्रदरहुड देखने के लिए मिलता है। यह धर्म की वजह से होता है। और हर एक धर्म हमें अच्छा अच्छा व्यवहार करना सिखाता है। हर एक धर्म में कहते हैं कि झूठ मत बोलो, दयालु बनो, सेवा करो, जानवरों की सेवा करो। तो हम क्या देखते हैं कि हर एक जो धर्म है वो हमें कुछ ना कुछ मॉरल और एथिकल कोड्स बताते हैं, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे वो आपका इस्लाम हो, जैनिज्म हो। फिर आपको जो है धार्मिक पहचान और संस्कृति, जो धर्म होता है वो हमारी एक प्रकार की पहचान बनाता है। जैसे कि समाज जो है इतना ज़्यादा विविधतापूर्ण है, पर फिर भी जो हिंदू हैं, जो जैसे कि सिख धर्म के लोग हैं वो अपने गुरुद्वारे जाते हैं, हिंदू हैं अपने पूजा करते हैं, मुस्लिम समुदाय रमज़ान और ईद जैसे पर्व मनाया करते हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि जो धर्म है वो हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी और कल्चर को भी एक प्रकार से शेप प्रोवाइड करता है। और जो धर्म है वह हमारी मानसिक शांति के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी हमें हमें हमारी लाइफ में, जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो हम भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं, हमें मेंटल पीस मिलता है। हम मेडिटेशन, प्रेयर, वर्शिप, इस टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि हम कनेक्ट हो सके। और धर्म जो है वो समाज के अंदर एक परिवर्तन, सोशल चेंज भी लेकर आता है। फिर आपको यहाँ पे बताना है भारत में जो विभिन्न प्रकार के जातीय आंदोलन होते हैं, कौन कौन से एथनिक मूवमेंट्स हैं आपको बताने हैं। तो भारत में जातीय आंदोलन एक सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, जिसमें हम देखते हैं कि अलग अलग जाति के जो समूह हैं वो आंदोलन करते हैं। रीज़न क्या होता है बच्चों इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न होता है, पहला, अधिकारों की रक्षा करना, पहली बात, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, पहचान को बनाए रखने के लिए, उनकी जो पहचान है वो बनी रहे, अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, सांस्कृतिक और सामाजिक जो उनकी सोशल लाइफ है उसको बेटर करने के लिए, है ना, अपने राइट्स के लिए वो जो है आंदोलन करते हैं। सबसे पहले हमें भारत में ट्राइबल मूवमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। ट्राइबल जो लोग हैं वो क्यों मूवमेंट करते हैं बच्चों? क्योंकि वो जल, पानी, जंगल, ज़मीन पर नियंत्रण के लिए उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। भारत के अंदर जो प्रमुख आंदोलन हमें ट्राइबल वाले देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको संथाली विद्रोह जो कि झारखंड और बंगाल में हुआ था, और खिलाफत आंदोलन है। यह आंदोलन मुस्लिम समुदाय द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किया गया था। तो ये जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं इसमें आपको ये दो मूवमेंट्स के बारे में आप बता सकते हैं। अगर आपको और कोई मूवमेंट के बारे में पता है तो आप वो भी बता सकते हैं। और इन ट्राइबल मूवमेंट्स का जो उद्देश्य है, इनका जो गोल है वो क्या है, वो आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है, इनके गोल्स आपको बताने हैं। उसके बाद आपको बताना है क्षेत्रीय आंदोलनों के बारे में, जो कि अपनी पहचान के लिए लड़ाई करते हैं, स्वायत्ता के लिए वो लोग लड़ाई करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी और सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के लिए ये लोग लड़ाई करते हैं। इसमें आपका नागा आंदोलन आ जाता है, नागालैंड में, कश्मीर में आंदोलन होता है, असम में आपका जो है असमिया संस्कृति और पहचान को बनाए रखने के लिए जो लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका असम वाला, दे आर फाइटिंग टू प्रोटेक्ट असामीज कल्चर एंड देयर लैंग्वेज। तो ये आपके क्या हो गए, दूसरे वाले आपके रीजनल मूवमेंट्स। पहले आपके क्या थे, ट्राइबल, देन आपके रीजनल, देन थर्ड है आपके एथनिक आइडेंटिटी मूवमेंट, यानी कि जो मूलवासी आंदोलन होते हैं। क्योंकि ये लोग जो होते हैं, इनकी जो पुरानी इनकी आइडेंटिटी है उसको पुनः स्थापित ये करना चाहते हैं।
तो मूलवासी आंदोलन यह आदिवासी समूह द्वारा अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए किया गया आंदोलन है। और डोमिनेशन, जिसमें कुछ जातीय समूहों ने अपनी सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ी है। तो ये एथनिक आइडेंटिटी मूवमेंट्स, एथनिक मूवमेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। और हमें कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स तो पुराने समय से ही हम देखते आ रहे हैं, जिसमें आपके BR अम्बेडकर ने दलितों के लिए मूवमेंट चलाया था। और सवर्ण आंदोलन है, जो सवर्ण जातियों ने अपनी विशेष स्थिति और अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन किए थे। तो जातीय आंदोलन के बारे में आप पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, आप बताएंगे कि कास्टिज्म जो है कैसे हिस्टोरिकल और सोशल इशू जो है इंडिया में बना हुआ था, और इस कास्ट को, इस डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट, खत्म करने के लिए ही ये मूवमेंट्स चलाए गए थे। फिर भाषा और सांस्कृतिक आंदोलन हमें तमिलनाडु में देखने के मिलता है कि वो लोग जो है अपनी भाषा को जो है प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि हिंदी जो है राष्ट्रीय भाषा ना बने, हिंदी जो है उन लोगों पर ना थोपी जाए। और ये बात सही भी है एक तरह से, क्योंकि हमें प्रमोट करनी चाहिए अलग अलग लैंग्वेजेस। हमारे भारत की ये विविधता में एकता की बात होती है। मराठी आंदोलन जो मराठी लोगों ने चलाया, तो तमिल मूवमेंट और मराठी मूवमेंट्स आप बताएंगे लैंग्वेज और कल्चरल मूवमेंट्स के बारे में। तो मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ ये बता दिया है कि आपको जो मूवमेंट्स हैं इसमें कौन कौन से मूवमेंट्स को इंक्लूड करना है। आप लोग जो है इसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर अपने आंसर में लिखकर जरूर आएंगे स्टूडेंट्स। इसका जो PDF है, अगर आपको ये पॉइंट्स जो है सारे रिवाइज करने हैं, तो इसका PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। और वेबसाइट का नाम है hindustanknowledge.com। ठीक है, जो हमारी क्लास 01 है वो भी मिल जाएगी, और क्लास 2 दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। एंड ये दोनों क्लासेस आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मोर देन इनफ है। इसमें जो भी पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना है आपको। एग्जाम में क्वेश्चंस इनसे ही रिलेटेड आएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि एज इट इज सेम क्वेश्चन आ जाएगा, बट वो रिलेटेड रहेगा। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप उसका आंसर ज़रूर कर पाएंगे। फिर आपको ज्वाइन करना है हमारा व्हाट्सएप चैनल बच्चों। व्हाट्सएप चैनल पे मैं आपको PDFs के लिंक हो गए और जो भी न्यू वीडियोस आती हैं उनके लिंक जो होते हैं वो ज़रूर प्रोवाइड करवाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप चैनल को। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास 1 का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। लास्ट में बस आपको यही कहना चाहती हूँ, ऑल द बेस्ट।